हाँ बेटा, तो किरचॉफ लॉ पे बेस्ड जो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन, इस फर्स्ट एप्लीकेशन को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक अरेंजमेंट तैयार किया था जिसके थ्रू किसी भी एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। मतलब ये एक तरह का अरेंजमेंट होता है और इस अरेंजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेस में हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। ठीक है। अब ये अरेंजमेंट किस तरह से होता है देखें। तो उन्होंने क्या कहा कि सपोज करो कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से। ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल की मैंने चार जो साइड्स होती हैं, इन साइड्स पर चार रेजिस्टर्स को अरेंज कर दिया है। ठीक है। ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3 और ये R4। इसका जो एक डायगोनल है, किसी एक डायगोनल पर मैंने एक फिफ्थ रजिस्टर लगा दिया R5 और दूसरे डायगोनल पर मैंने दोनों जो डायगोनल के एंड्स होते हैं वहां पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया इस तरह से। अब होगा क्या, ये जो बैटरी है मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V है और ये क्या करता है, सर्किट में करंट फ्लो करवाता है I। जब ये करंट यहाँ जाएगा, इसको दो पाथ मिलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ ये करंट I जो होता है दो पाथ में डिवाइड होगा। फर्स्ट करंट इज I1, देन सेकंड करंट इज I माइनस I1। टोटल कितना है I में से I1 चला गया तो बचा कितना बेटा, I माइनस I1। ठीक है। अब यहां पर जब ये करंट जाएगा फिर इसको दो रास्ते मिलेंगे। इस I1 में से I2 यहां चला गया और गया यहां कितना, I1 माइनस I2। अब देखो I2 आ रहा है, ये आ रहा है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे बेटा, यहाँ पर I माइनस I1 प्लस I2। अब ये I1 यहाँ आएगा, यहाँ से I1 इधर आएगा, प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल आउट, माइनस I2 प्लस I2 कैंसिल आउट, बचेगा क्या, I यहाँ आएगा और फिर फाइनली I वापस हमें मिल जाएगा। तो अगर मेरा जितना करंट जा रहा है उतना करंट वापस से आ रहा है, इसका मतलब मैंने जो रीअरेंजमेंट किया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, करेक्ट है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोलता है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास चार रजिस्टर्स है जो क्वाड्रिलेटरल की चार साइड्स पर अरेंज होते हैं और एक फिफ्थ रजिस्टर होता है जो कि फर्स्ट डायगोनल पे कनेक्ट होता है, और मैं अगर बैटरी को सेकंड डायगोनल पे कनेक्ट कर देता हूँ तो मिडिल वाला जो डायगोनल होता है, जो फिफ्थ रजिस्टर होता है R5, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता अगर अपोजिट साइड्स पर लगे रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। इस तरह से R1 का प्रोडक्ट R3 के साथ और अगर R4 का प्रोडक्ट R2 के साथ ये इक्वल आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड कंडीशन। इस बैलेंस कंडीशन, इस वाली ब्रांच में से कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है। तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई की जा सकती है जब मिडिल वाली ब्रांच में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर मिडिल वाली ब्रांच में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, इस कंडीशन को हम बैलेंस कंडीशन कहते हैं। और बैलेंस कंडीशन में होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स पे जो रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है बेटा हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये हमें प्रूव भी करना है। कैसे प्रूव करेंगे, उसी तरह से यहाँ पर भी मैंने क्लोज लूप कनेक्ट कर लिया इस तरह से, यहाँ पर भी मैंने क्लोज लूप ले लिया इस तरह से। ठीक है, लूप की नेमिंग कर लेते हैं ABCD। तो सबसे पहले हम जो लूप ले रहे हैं बेटा, इन लूप ABCD, अगर ABDA, अगर मैं लूप कौन सा लेता हूँ ABDA, तो इस केस में इस वाले लूप में देखो कोई भी EMF नहीं है तो टोटल EMF 0 हो गया। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, I1 R1 पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रहे हैं I2 R5, करंट की डायरेक्शन में है I2 R5 पॉजिटिव, फिर ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे जा रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ R4 I माइनस I1। ठीक है।
बट हमें पता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई तभी हो सकती है जब क्या होता है I2 0 होता है। चेक कर लेते हैं हो रही कि नहीं हो रही है। I2 को 0 कर दिया तो बचेगा क्या बेटा मेरे पास यहाँ पर I1 R1, I2 0 हो चुका है, माइनस ऑफ R4I माइनस ऑफ R4I1 इज इक्वल टू 0, या I1 R1 अगर मैं इस टर्म को उधर ले जाता हूँ तो R4 इंटू I माइनस I1, ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया। सिमिलरली अगर बेटा मैं दूसरा लूप लेता हूँ कौन सा, BCDB, इन लूप BCDB, अगर मैं BCDB लूप लेता हूँ तो देखो मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो R2 इंटू I1 माइनस I2 माइनस ऑफ R3 I माइनस I1 प्लस I2 माइनस ऑफ I2 R5 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही कंडीशन ले लेते हैं बेटा, कौन सी, इफ I2 इक्वल टू 0 सिंस I2 इज इक्वल टू 0, अगर I2 की वैल्यू 0 करते तो ये क्या हो जाएगा, R2 इंटू I1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचेगा क्या, R3 इंटू I माइनस I1, करेक्ट। अब इसको हम चेक करते हैं कि जो हमारी कंडीशन है करेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही। कंडीशन मतलब जो हमने देखा है वो करेक्ट है कि नहीं जो हमने लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। ये मेरा इक्वेशन 2 है बेटा, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो 1 इक्वेशन में क्या था बेटा, 1 इक्वेशन में था I1 R1 इज इक्वल टू R4 I माइनस I1 डिवाइडेड बाय I1 R2 R3 I माइनस I1, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो फिर मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4, ये हमारी कंडीशन क्या हो गई बेटा, प्रूव हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन तभी प्रूव हो सकती है जब मिडिल वाली ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बोला गया कि करंट कि ब्रिज इज सेड टू बी इन बैलेंस कंडीशन इफ करंट फ्लोइंग थ्रू R5 is 0. In this balanced condition, resistance, product of resistance connected in opposite sides are equal. ठीक है, this is the statement of Weierstrass bridge और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये तो आपका बेटा Weierstrass ब्रिज था। अब जो सेकंड हमारा इस पे बेस्ड एप्लीकेशन होती है उस एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस्ड एप्लीकेशन होती है। तो आपका जो टॉपिक है इट इज मीटर ब्रिज, ठीक है। अभी मीटर ब्रिज क्या होता है समझें। तो मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी वायर के अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। दिस इज अ डिवाइस थ्रू विच वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर। कोई भी एक मुझे वायर गिवन है, अगर मुझे उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो कि अननोन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मीटर ब्रिज यूज़ करेंगे। एंड दिस ब्रिज, दिस इंस्ट्रूमेंट और दिस मेजरिंग डिवाइस इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन, या किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, तो इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Weierstrass ब्रिज। ये Weierstrass ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो अगर आप डेफिनेशन पूछा जाए, जो डेफिनेशन होगी, इट इज यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Weierstrass ब्रिज, ठीक है। अब अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो बेटा इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, देखें, इसमें इस तरह से दो एल शेप की स्ट्रिप्स होती है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे दो एल शेप की स्ट्रिप्स होती है, ठीक है। और यहाँ पर स्क्रू लगे होते हैं कनेक्शन के लिए, वायर को कनेक्ट करने के लिए। ये दोनों जो एंड होते हैं इस पर एक वायर कनेक्टेड होता है, और ये जो वायर होता है इट बेसिकली मेड अप ऑफ अलॉय, ये अलॉय का बना होता है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा, 1 मीटर होती है। लेंथ 1 मीटर, इसलिए इसको मीटर ब्रिज भी कहा जाता है।
यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स इज ए डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस हमें पता होता है। एक्चुअली एक बॉक्स होता है, हम जब लैब करेंगे, लैब में जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा। उस बॉक्स में मल्टीपल पिन्स कनेक्टेड होती है। वो मल्टीपल पिन्स होती हैं, हर एक पिन के करस्पॉन्डिंग क्या होता है बेटा, एक रेजिस्टेंस होता है। जैसे हम पिन को निकालते हैं वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना होता है। तो सपोज करो मुझे रेजिस्टेंस एस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी इसका रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं। ये हमें पता है कि हम पिन निकालेंगे तो हमें उसकी वैल्यू पता होगी। और ये अननोन रेजिस्टेंस जिसे मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है एक जॉकी के थ्रू, ठीक है। जॉकी एक तरह का डिवाइस होता है जो स्लाइड करता है इस वायर पर, ठीक है, ताकि हम इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चेक कर सकें। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर जनरली एक डिवाइस होती है जो उस पर्टिकुलर ब्रांच जिसमें भी लगा होता है उसमें करंट का एग्जिस्टेंस पता करती है। अगर मैंने इस ब्रांच में इसको कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर, तो ये चेक करेगा कि इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम लगाते हैं बेटा क्या, एक सेल या फिर बैटरी स्विच के थ्रू इस तरह से, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। मुझे सबसे पहले जॉकी को इस पॉइंट पर टच करना होता है। इस पॉइंट को हम ए एज्यूम कर लेते हैं। फाइनली मुझे इस पॉइंट पर टच करना होता है। इस पॉइंट को हम सी एज्यूम कर लेते हैं। जब मैं ए पर टच करता हूँ तो जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देता है। जब मैं इसी जॉकी को बी सी पॉइंट पर टच करूंगा तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ए पर और सी पर गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट है तब तो हमारा कनेक्शन सही जा रहा है, अदरवाइज कनेक्शन हमारा क्या रहेगा बेटा, इनकम्प्लीट रहेगा। कहीं पर मिसमैच हो रहा है, हमें चेक करना होगा, या तो कनेक्शन गड़बड़ होगा या कोई डिवाइस में इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर मेरा डिवाइस प्रॉपरली वर्क कर रहा है, दोनों तरफ टच करने पर डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तब तो कोई इशू नहीं, हमें एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना होगा। तो होगा क्या, एक्चुअली गैल्वेनोमीटर में इस तरह का यहाँ पर मिडिल में जीरो पॉइंटर होता है और यहाँ पर इस तरह से डिविजन्स होते हैं दोनों डायरेक्शन में। सपोज मैंने यहाँ टच किया, डिफ्लेक्शन इधर आया। अब जैसे जैसे मैं इसको स्लाइड करवाऊंगा डिफ्लेक्शन की वैल्यू चेंज होती है और मुझे उस पॉइंट पर रखना है जहाँ पर डिफ्लेक्शन किसको शो करे, जीरो को। जैसे ही जीरो को शो करता है तो यहाँ पर लगी होती है क्या बेटा, स्केल, मीटर स्केल 1 मीटर लंबी, जिसके थ्रू मैं पता कर सकता हूँ कि कितना डिस्टेंस पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो मैं इस स्केल के थ्रू चेक कर लेता हूँ डिफ्लेक्शन कहाँ जीरो है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो डिफ्लेक्शन था वो एल लेंथ पर जीरो हो रहा है। टोटल लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग कितना बचेगा बेटा, 100 माइनस एल, करेक्ट। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर अगर देखा जाए तो हम मान लेते हैं इफ रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ जो है बेटा उसका रेजिस्टेंस क्या है, x है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ इज x, ठीक है, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है बेटा, x है, तो L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, सो रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ इज Lx हो जाएगा। तो 100 माइनस एल का कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल लेंथ, 100 माइनस एल लेंथ का जो रेजिस्टेंस है कितना हो जाएगा बेटा, 100 माइनस एल इंटू एक्स, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर विस्टोन, ये इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब विस्टोन ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे हम इसका एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। मैंने ये पॉइंट लिया ए, पहले मैं विस्टोन ब्रिज बनाता हूँ, ए और सी, ये बी होगा और ये डी होगा। ए और सी के बीच में मेरा क्या था बेटा, इस तरह से कनेक्टेड था, ठीक है। तो ए और सी के बीच में कनेक्ट हो गया। अब ए और बी के बीच में मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोल देते हैं हम, आर। बी और सी के बीच में मेरा यहाँ एस कनेक्ट हो गया, ए और इसको हम डी बोल देते हैं, दिस पॉइंट इज बी। ए और डी के बीच में यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस एलएक्स कनेक्ट हो गया और यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस 100 माइनस एलएक्स कनेक्ट हो गया, ठीक है, 100 माइनस एलएक्स, करेक्ट। अभी ये वाली जो ब्रांच है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है।
अगर करंट नहीं है तो वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन गई, और उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो R इंटू 100 माइनस एल इंटू एक्स इज इक्वल टू इसका इंटरेस्ट के साथ एस इंटू एल एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो तो एस की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, R इंटू 100 माइनस एल बाय एल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। R आपको पता है, एल आप काउंट कर चुके हैं, तो आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपका मीटर ब्रिज होता है बेटा वर्क करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेस्ड जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ये बहुत अच्छे से करना है आपको।